बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम खुशखती की मशक कर रहे थे। आपसे बारहा अर्ज़ की कि अब बोर्ड में जिस तरह से मार्किंग होती है, कम पढ़ा जाता है, ज़्यादा अहमियत प्रेजेंटेशन, लिखाई और खुशखती की होती है। आप प्रेजेंटेशन बेहतर किए बगैर अच्छे नंबर नहीं ले सकते। हमने 3-4 लेक्चर्स खुशखती की किए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि इम्तहान में आपने सवालात के जवाब किस तरह से तहरीर करने हैं, यानी नज़म के अशार की तशरीह कैसे करेंगे, इक़्तिबास की तशरीह, सब का खुलासा वगैरह। तो हम एक एक लाइन लिख के करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको शीट्स वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हो तो आपके बोर्ड पैटर्न में आप जानते हैं पहला सवाल तो MCQs का होता है। सवाल नंबर 2 नज़म के अशार की तशरीह। तो आप दरमियान में इस तरह से करके लिखेंगे सवाल नंबर 2। बेहतर है छोटी सी ब्रैकेट लगा दें, साइड पर लाइन लगा दें, सवाल नुमाया हो जाता है। सवाल नंबर 2। अब नीचे मुख्तसर सा सवाल भी लिख दें, मुकम्मल ना लिखें, मुख्तसर सा लिख दें। मसलन मुख्तसर सा इतना काफ़ी है। नज़म के अशआर की तशरीह या गज़ल के अशार की तशरीह। आप जानते हैं ये सवाल नंबर 2 का अलिफ हिस्सा है, तो साथ अलिफ भी लिखते हैं। अलिफ हिस्सा क्या है? नज़म के अशार की तशरीह। बे गज़ल के अशार की तशरीह। इस तरह सवाल नंबर 3 क्या हो जाएगा? सब की इक़्तिबास की तशरीह। अभी देखिए, आपने सवाल नंबर लिखा, मुख्तसर सवाल लिख दिया। अब बेशक एक लाइन खाली छोड़ दें। अब आप सबसे पहले आप जानते हैं क्या लिखना होता है। आपने शायर का नाम, तो डॉट लगाएंगे, यहीं आगे शायर का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं नज़म का उन्वान। नाम नहीं होता, नज़म का उन्वान हुआ करता है। कोशिश करें ये राब्ते के लिए बराबर आए। नज़म का उन्वान हो गया। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे शेर नंबर 1। अगर आप अलग अलग तशरीह करते हैं तो शेर नंबर 1 लिखेंगे। अगर आप मजमूई तशरीह करते हैं तो फिर लिखेंगे तशरीह अशार। अब आप पूरा शेर बेशक ना लिखिए, आपको नंबर जवाब लिखने के मिलने हैं, सवाल लिखने के नहीं मिलने। आप सिंपल आधा मिसरा लिखकर, मसलन अलिफ बे जीम दाल, आगे डॉट डॉट लगा दें, आधा मिसरा ज़रूर लिखें, यानी टीचर को पता चल जाए आपने किस शेर की तशरीह की है। और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आप तशरीह, और इस तरह से आप नीचे तशरीह शुरू कर देंगे। ये अजीज़ तलबा एक पैटर्न है कि इस तरह से आपने अशार की तशरीह करनी होती है। अगर अब हम इसका दूसरे हिस्से को देखें, एक बड़ा अहम क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, सबकी इक़्तिबास की तशरीह। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अब ये सवाल नंबर 3 है, तो आप उसी तरह से पहले दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 3, ऐसी ब्रैकेट्स डालकर साइड पे दूसरी लाइन डाल दीजिए। ये क्या है सवाल? सबकी इक़्तिबास की तशरीह। पहली लाइन में सवाल नंबर लिखा, नीचे मुख्तसर सवाल लिखा। अब एक लाइन छोड़कर जवाब शुरू कर दें। आप जानते हैं 2 पैराग्राफ होते हैं, आपको एक करना होता है, तो आप ये वजाहतन लिखेंगे कि आप अलिफ कर रहे हैं या बेजुस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके इब्तदाई चंद अल्फाज लिख दीजिए और उसी लाइन में नुक्ते लगाकर आखिरी 2-3 अल्फाज लिख दीजिए एक ही लाइन में, ताकि टीचर को अंदाज़ा हो जाए आपने किस पैराग्राफ की तशरीह की। तो देखिए, ये 3 लाइनों में सवाल ही है। पहले हमने सवाल नंबर लिखा, दूसरे में मुख्तसर से सवाल लिख दिया, तीसरे में हमने बताया कि अलिफ पैराग्राफ करें या बे पैराग्राफ करें। अब इसके बाद बेशक एक लाइन आप यहाँ खाली छोड़ दीजिएगा। जवाब की तरफ आएँ, सवाल और जवाब में एक लाइन खाली छोड़ दीजिए।
तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हवाले मतन। हवाले मतन में 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं मुसन्नफ़ का नाम, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो आप जानते हैं सब हेडिंग हेडिंग से थोड़ा सा आगे होती है, इसके नीचे नहीं, थोड़ा सा आगे। इसके बाद आप लिखते हैं सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और सबक का उन्वान। मुसन्नफ़ के नाम के 1 नंबर होते हैं, सबक के उन्वान का 1 नंबर होता है, ये 2 तो लाजमन होती हैं। मज़ीद 2 चीज़ें इसके नंबर नहीं होते लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। एक हो सकता है माखिज़। माखिज़ क्या होता है? जो किताब के आपके हर सबक के आखिर में सोर्स बुक का नाम दिया हुआ है कि ये सबक किस किताब से लिया गया, उसको माखिज़ कहते हैं। एक और चीज़ हो सकती है सिन्फ़ अदब, यानी ये क्या है, ये सबक तो है, ये क्या है, ये अफसाना है, ये कहानी है, ये मज़मून है, ये मज़ाहिया मज़मून है, दास्तान है, क्या है, सिन्फ़ अदब। अब माखिज़ और सिन्फ़ अदब के नंबर तो नहीं होते लेकिन आप लिख दें तो एक अच्छा तासुर ज़रूर पड़ता है। कोशिश करें, आगे पीछे हो गया कि लाइनें बराबर रहें। अब आप फिर बेशक क्या एक लाइन खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद आप लिखेंगे सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ में आपने दिए गए पैराग्राफ को मरबूत करना होता है बाकी सबक से, यानी आपको बताना होता है कि दिए गए पैराग्राफ से पहले क्या बात थी और बाद में क्या बात थी। सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर हैं, तो बेहतर है कि आप 3 पैराग्राफ बनाएं। पहले पैराग्राफ यानी इस तरह से शुरू करेंगे कि दिए गए पैराग्राफ या इक्तबास दोनों तरह ठीक है से कबल ये बयान किया गया है, आप ये लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ बना देंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे दिए गए इक्तबास के बाद ये बयान किया गया, ये पूरा पैराग्राफ बना देंगे। तीसरा पैराग्राफ भी बना दें कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है। तो इस तरह देखें, ये आप 3 पैराग्राफ बना देंगे तो नफ्सियाती असर है, क्योंकि सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर हैं, टीचर आपको 3 में से 3 नंबर बाखुशी दे देते हैं। इसमें तलबा एक निहायत अहम बात, आपने ये ज़रूर ज़िक्र करना है कि दिया इक़्तिबास कहाँ से लिया गया, यानी तकरीबन सबक के आगाज़ से या सबक के वस से या सबक के इख्तिताम से। आप इसको मार्कर से हाईलाइट करेंगे कि दिया गया इक़्तिबास सबक के तकरीबन शुरू, दरमियान या आखिर से लिया गया। तो यूँ सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। अब आप देखिए सियाक़ व सबाक़ कितनी लाइनों का होगा। अगर आप गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सियाक़ व सबाक़ तक पहुँचते पहुँचते आपकी 10-11 लाइनें लिखी जा चुकी हैं। बाकी भी 10-12 लाइनें बाकी हैं, तो बाकी जो 10 या 12 लाइनें बचेंगी वो सियाक़ व सबाक़ होगा। यानी 10-12 लाइनों में आपने 3 पैराग्राफ बना देने हैं, 3-3 4-4 लाइनों के। तो ये एक सफ़े की मुकम्मल प्रेजेंटेशन है सबकी इक़्तिबास की तशरीह। इसके बाद मज़ीद 2 सफ़ात पर आपको तशरीह करनी होगी। इस तरह ये 15 नंबर का सवाल 3 सफ़ों पर मुकम्मल होगा। पहले सफ़े पर आपने सवाल लिखा, हवाले मतन लिखा, सियाक़ व सबाक़ लिखा, अगले 2 सफ़ात पर आपने तशरीह की। इसी तरह से हम एक और सवाल देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि सबकी खुलासा। आप किस तरह से तहरीर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 क्या है? सबकी खुलासा, ये आपका सवाल था। अब आपने किस सबक का खुलासा लिखा? 2 में से एक करना होता है तो आप लिखेंगे कि आप अलिफ कर रहे हैं या बे कर रहे हैं और आगे उस सबक का नाम भी लिख देंगे ताकि मुम्तहिन को पता चले कि आपने किस सबक का खुलासा किया। इसके बाद आप बेशक एक लाइन खाली छोड़ दें, नीचे लिखेंगे आप मुसन्नफ का नाम, इसका 1 नंबर होता है। इसके बाद बेशक आप एक लाइन खाली छोड़ दें और उसके बाद लिखें सबकी खुलासा और इसके बाद नीचे आप खुलासा तहरीर कर देंगे। सबकी खुलासा 2 और 3 सफ़हात के दरमियान हुआ करता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमने एक मुख्तसर देखा प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। अगर आप खुशखती के तमाम लेक्चर्स को मुलाहिज़ा कर लें अच्छे अंदाज से तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको किताब दिखाऊं, ये उठाइए, मुरक्का ज़रीन किताब पढ़ी हुई है। एक अज़ीज़ तलबा, अच्छी लिखाई का ताल्लुक़ शौक़ से भी होता है। अगर आपको शौक़ हो तो तरीके बहुत से होते हैं लिखाई बेहतर करने के। अगर आपको शौक़ इससे ऊपर और अगर आपको शौक़ ना हो, कोई काम करना हो तो तरीके 100, काम न करना हो तो बहाने 1000। मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ। अगर आप लिखाई बेहतर करना चाहते हैं तो ये किताब है मुरक्काए लोहो कलम। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे अंदाज से आपको समझाया गया है। एक एक हर्फ की बनावट आप देखिए कि किस तरह से लिखना है। एक एक हर्फ की आपको बनावट बताई गई है और आप ये देख सकते हैं। फिर मिलाना, यानी बे को अलिफ से किस तरह मिलाना है, बे को बे से किस तरह मिलाना है, ये अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अंदाज से इस किताब में लिखाई का आपको तरीका समझाया गया है। अगर आप करना चाहें, उसके बाद ख़ूबसूरती खुशखती की बात की गई है। आप अखबारात से भी मदद ले सकते हैं समझने के लिए। तो किताब आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, मुरक्काए लोहो कलम भी है, अज़ खुर्शीद आलम गोहर, खुर्शीद आलम गोहर की मुरक्काए लोहो कलम है। इनकी एक और किताब इससे ज़रा आसान है, मुरक्का ज़री, लिखने वाले ख़तात यही हैं, खुर्शीद आलम गोहर कलम। अज़ीज़ तलबा, लिखाई अच्छी हो तो इससे एक अच्छा तासुर पड़ता है। यकीनन इसका नंबरों पर भी बहुत अच्छा तासुर होता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारे खुशखती के लेक्चर अच्छे लगे हों तो आप पर लाजिम है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे चलता रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।